तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा सेडिशन। आईपीसी से शुरू करेंगे सेडिशन। देखिए, ओरिजिनली सेडिशन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड. After the amendment, it has been included and made a separate section under section 124A of the Indian Penal Code as a separate offense. Sedition. When it has been added? कब ऐड किया गया था? बताइए पुराना ये बच्चा सर कोई. जो बाल ये सर जो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जब अंग्रेज इनको जो है नहीं दबाने नहीं के नहीं, लिए जो है। देखिए सिर्फ खाली खाली बाल गंगाधर तिलक नहीं है इसमें. ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान को दबाने का उनको कोई मकसद नहीं था. ये ऐड किया गया था 1870 में. Section 124A of the Indian Penal Code has been added in the year of 1870. Why it has been added? Because the first war of independence 1860 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1860 ने 1857 1857 में आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये जितने इंग्लिश थे, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश रूल था, वो समझ गया था. Now there are the different groups has been spread in all over India. To suppress them, they have made a provision of sedition in the year of 1870. क्योंकि जो 1860 में आईपीसी इन्फोर्स हुआ है, ये आईपीसी इन्फोर्स क्योंकि इसका ड्राफ्ट तो पहले बन चुका था फर्स्ट लॉ कमीशन से. फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू जो है आईपीसी का ड्राफ्ट बन चुका था 1833 में. समझ रहे हैं ना आप बात? एड अब कब हुआ है? 1870 में. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ 1857. 1857 के बाद टू सेपरेस ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, दे कुड नॉट स्पीक, ताकि वो बोल ना सके, उनको रोकने के लिए, उनको सेपरेस करने के लिए एक लॉ लाया गया जिस लॉ का नाम रखा सेडिशन. तो पहले हम सेडिशन के बारे में थोड़ा सा बताते, फिर बताएंगे हाउ सेडिशन हाउ सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस इज डिफरेंट फ्रॉम सेडिशन. तो सेडिशन की आप लैंग्वेज देखिएगा कि सेडिशन कहता क्या है. जिसपे आईपीसी का बेरेक्ट हो वो देख लीजिए. हु एवर बाय वर्ड्स इधर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, कोई भी व्यक्ति किसी या तो शब्दों के द्वारा या किसी सब शब्दों के द्वारा बोलकर, लिखकर या किसी साइन के द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन दिखाकर या किसी और तरीके से क्या करता है? ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग्स इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन. कोई भी पर्सन ब्रिंग करता है, लाता है किस चीज को? एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट लेके आता है, हैट्रेड लेके आता है, डिसअफेक्शन लेके आता है. किसके अगेंस्ट डिसअफेक्शन? टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश बाय लॉ. स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, अंडरलाइन कीजिएगा ये वर्ड, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया. देखिए इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको दोबारा पढ़ेंगे सेडिशन का, कि सेडिशन किसको कहते हैं आप? सेडिशन किस चीज को कहते हैं? देशद्रोह, राजद्रोह. ये सुनो, राजद्रोह को सेडिशन कहते हैं कि नहीं कहते? जी सर। देशद्रोह. तो देश का सेडिशन होना चाहिए भाई. कोई पर्सन अगर देश के, इंडिया के अगेंस्ट बोले कि इंडिया के अगेंस्ट किसी ने ऐसा बोला, इंडिया के अगेंस्ट जो हैट्रेड लेके आए, इंडिया के अगेंस्ट डिसअफेक्शन लेके आए, इन्होंने नहीं कहा. बड़े क्लेवरली इन्होंने लैंग्वेज यूज किया. लैंग्वेज क्या यूज की? whoever brings or attempts to brings or excite disaffection towards the government established by law in India. इसका मतलब जो गवर्नमेंट इंडिया में अभी इस्टेब्लिश्ड है उसके अगेंस्ट. उस टाइम कौन थी गवर्नमेंट? बताइए भाई. 1870 में गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिश राज था कि नहीं था?
तो उन्होंने कहा जो भी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट बोलेगा वो सेडिशन है। उन्होंने नहीं कहा टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया वर्ड खाली नहीं यूज किया इन्होंने, ये इंडिया लिखते हैं ना खाली, टूवर्ड्स इंडिया, इन्होंने इंडिया नहीं किया, इन्होंने कहा द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ये एंड ये, बस हम यही बताना चाह रहे थे। क्लियर है ना बात? सबको क्लियर है? तो पुराने बच्चे जो हमारे पढ़े हुए वो जानते हैं, लेकिन ये बात आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, कैसे यहाँ पर क्यों सेक्शन, इसीलिए जो आफ्टर 1857 के बाद उनका मकसद ही ये था कि टू सप्रेस ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है सबको सप्रेस कर दिया जाए। समझ रहे हैं? सबको सप्रेस करने के लिए वो प्रोविजन ऐसा लेके आए जिससे क्या होना था, अगर कोई भी पर्सन स्पीक करता है, स्पोक करता है बाय वर्ड्स, रिटन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, बाय साइन, बाय जेस्चर और अदरवाइज brings or attempts to bring excitement or hatreds towards the government established by law in India, लिखते ना आप, खाली लिखते बाय टूवर्ड्स इंडिया। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, टूवर्ड्स इंडिया, टूवर्ड्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट आइए, केस लिखिए जरा जल्दी जल्दी इनमें। फर्स्ट केस पूछा जाता है कि सेडिशन पे पहला केस कौन सा था, लिखिए। निहांद्र दत्ता, निहांद्र दत्ता वर्सेस एम्परर, निहांद्र दत्ता वर्सेस एम्परर। The first case which has been decided by the federal court, the first case which has been decided by the federal court on sedition. लीडिंग केस बताइए, सेडिशन पे लीडिंग केस कौन सा है? केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बाल गंगाधर तिलक, one of the case. Prime reason was not only to suppress the Bal Gangadhar Tilak, but it was one of the prime case at that time, बीजी तिलक केस। ठीक है, लीडिंग केस कौन सा है? किस केस में जो है सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी? बताइए। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, versus state of Bihar. Kedarnath versus state of Bihar. In this case, Supreme Court has upheld the constitutional validity of Section 124A of Indian Penal Code. चैलेंज किया गया था, किस ग्राउंड पे चैलेंज किया था? आर्टिकल 14 और 19(1)A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी वन ऑफ दी रिस्ट्रिक्शन इज, क्या है एक रिस्ट्रिक्शन? वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज सेडिशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आइए, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में एक ग्रोह चलता है, कौन सा ग्रोह है? खालिस्तानी। मेयर स्पीकिंग और सपोर्टिंग टू द खालिस्तान whether it is an offense of section 124A of Indian Penal Code, whether it is an offense under section 124A of the Indian Penal Code। मना कर दिया कोर्ट ने, कहा नहीं, it is not an offense। मेयर सपोर्टिंग टू द सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और खालिस्तानी एक्टिविटीज does not make a member of the Khalistan group. Therefore, a person cannot be held liable or held guilty under section 124A of Indian Penal Code. That is section
दैट इज सेडिशन। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ। अच्छा, नक्सल्स का नाम सुना है ना, नक्सलाइट्स जो होते हैं, द पर्सन और डॉक्टर्स हैज सम सिंपैथी टूवर्ड्स द नक्सलाइट। कोई भी नक्सलाइट, एक सपोज करिए एक छत्तीसगढ़ का एरिया है, छत्तीसगढ़ जहाँ नक्सलाइट है, नक्सलाइट बॉम्बिंग करते हैं या आप अटैक करते हैं और कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, इंडियन आर्मी के साथ उनका मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में 2-4 नक्सलाइट इंजर्ड हो जाते हैं, डॉक्टर जो है उनको मरहम पट्टी करके उनके घर भेज देता है। वेदर डॉक्टर may be held guilty under section 124A of the Indian Penal Code। लिखिए, डॉक्टर विनायक सेन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। डॉक्टर विनायक सेन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, सेम फैक्ट था, कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे सिंपैथी डज नॉट मेक हिम द मेंबर ऑफ सच नक्सलाइट ग्रुप। भाई मेरे सिंपैथी है उनकी और उसकी ड्यूटी है ये, यस नो। अभी जो है किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड को जो है एबियांस में रख दिया था। ऐसे अम्बेडकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर दिशा रवि के केस, दिशा रवि 2020 में सर जो है। नहीं भैया, वो दिल्ली वो डिस्ट्रिक्ट ऐसा कोर्ट का जजमेंट है, दिशा रवि वो वाला। जस्टिस रमन्ना साहब ने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। एस जी वोम्बड़करे केस का नाम है, साइटेशन है एस जी वोम्बड़करे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यही जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने ही इसको कहा था कि नो एफआईआर हैज टू बी लॉज अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। नाउ सेक्शन 124A हैज बीन इन एबियांस टिल द पार्लियामेंट मेक न्यू लॉज। जब तक के पार्लियामेंट इस पर कोई कानून नहीं बनाती तब तक के लिए इसको एबियांस में रखा गया था। अब सेक्शन 152 हमारे पास आ चुका है, यस नो। ठीक है, थोड़ी सी। अच्छा, तो इसका भी एक सुन लीजिए, क्या हुआ था बाल गंगाधर तिलक के केस में, बताएंगे फैक्ट कोई, व्हाट वाज हैपेंड इन दिस केस। ये बाल गंगाधर तिलक के केस में जल्दी से सुनिए, व्हाट वाज हैपेंड इन दिस केस। इन दिस केस the British government and the British era government has banned all the things which may by which the freedom fighter may communicate each other। इन्होंने सब चीज बैन कर दी। अब बैन करने के बाद इन्होंने क्या किया, बीजी तिलक साहब ने जो है सबको लेटर लिखे। इन्होंने बहुत सारे लेटर मंगाए, लेटर मंगाकर सब जगह पर लिखे, मुंबई में लिखा, महाराष्ट्र के हर जगह पे लिखा, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा, कलकत्ता, इन सब एरियाज में, पंजाब वगैरह में इन्होंने जो है, और इन्होंने जो है एक कम्युनिकेशन का वे बनाया कि हाउ वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर, हाउ वी कैन मेड अ गुड प्लान टू गेट फ्रीडम। किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, उसके लिए इन्होंने प्लान किया। अब इन्होंने खत लिखा और खत में कहा कि खत को जो लेटर था, लेटर लिखने के बाद इन्होंने कहा कि इसका मतलब आप समझ जाना, लिखकर सबको पोस्ट किया था कि इतने में गवर्नमेंट की नजर में आए, शक हुआ, जितने लेटर थे उनको डिटेन किया, बीजी तिलक साहब को अरेस्ट कर लिया गया, बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने कहा कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इन्होंने कहा सर इट वाज ओनली एन अटेम्प्ट। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इट वाज नॉट ओनली एन अटेम्प्ट, वेयर यू हैव पुट letter into the transmission, you have committed an offense, and you have committed an offense defined under section 124A of the Indian Penal Code। एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का केस है ये। क्लियर है बात?
ये सब तो नहीं बताए थे ना लास्ट टाइम टीआर के? सर पिछली बार नहीं ले पाए थे ना क्लास, ये वाली एग्जाम्स आने वाला था। चलो सेक्शन 152 तो बीएनएस आ सर जाइए। 1922 में महात्मा गांधी ने जो कन्फेस कर लिया था, जिसमें 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन 2 साल बाद रिहा हो गए थे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, पढ़िए सेक्शन 152। माइक ऑफ कर लीजिए। सेक्शन 152 एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Whoever देखिए रुकिए, यहाँ पर वर्ड सेडिशन यूज नहीं किया, यहाँ कह रहे कि एक्ट इंडेंजरिंग, व्हाट इंडेंजरिंग? सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। किसी का कोई एक्ट अगर इंडिया की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे वार करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। लेकिन वो एक्ट कैसा होना चाहिए, अब हम बताते हैं वो एक्ट कैसा होना चाहिए, बताइए। whoever purposely or knowingly by words either spoken अंडरलाइन कीजिएगा पर्पसली, पूरा प्रयोजन के साथ, पूरा प्लान्ड है, पर्पसली और नोइंगली। अब देखिए वर्ड्स, बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन्स और अदरवाइज एक्साइट, attempt to excite, cessation or armed rebellion or subversive activities or encourage feelings of separatist activities or endangers sovereignty, unity, integrity of India or indulges in or commits any such act shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यहाँ कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन पर्पसली, नोइंगली, बाय वर्ड्स इधर स्पोकन, रिटन, साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन सेम लैंग्वेज और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय फाइनेंशियल मीन्स क्या करता है, एक्साइट करता है, अटेम्प्ट टू एक्साइट करता है। किस चीज के लिए? सेक्सेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज और इनकरेजेस फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जो इंडेंजर करती है, किस चीज को इंडेंजर करती है? सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। द पर्सन सेट टू कमिट एन ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। क्लियर है? अभी इसके ऊपर कोई केस है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 164, हार्बरिंग डिजर्टर। हार्बरिंग डिजर्टर याद रखना है, सिर्फ हार्बरिंग डिजर्टर। अब आ जाइए चैप्टर 9 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। याद रखिएगा ये पहले सेक्शन था 171 ए से लेके बी सी डी ई एफ जी एच आई आई तक था ये, ठीक है, 171 आई तक आईपीसी में। अब यहाँ पर सेक्शन अलग अलग कर दिए गए, 169 से शुरू है। तो देखिए 169 में क्या दिया गया है, कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट्स डिफाइन। 170 ब्राइबरी, याद रखिएगा ये यहां से जब भी सवाल बनता है एक सवाल जरूर आएगा। 170 ब्राइबरी, 171 अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, 172 पर्सोनेशन एट इलेक्शन। अब ये तीन है, अब इनकी पनिशमेंट दी गई होगी, देखिएगा। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, दूसरा पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड पर्सोनेशन एट इलेक्शन। 175 false statement in connection with an election। 176 illegal payments in connection with an election। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। 170 ब्राइबरी, 171 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 172 पर्सोनेशन,
अब इनकी पनिशमेंट आ जाइए 173, ब्राइबरी की पनिशमेंट 174, दोनों की पनिशमेंट 175, फॉल्स स्टेटमेंट और 176 इलीगल पेमेंट्स। आगे सेम है, मैंने तो याद किया था FSIP। FSIP, FS मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट, IP मीन्स इलीगल पेमेंट। क्लियर है? 177 फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर 10, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टाम्प एसेट्रा। छोड़ दीजिए, क्या करना है पड़ेगा। सेक्शन 189 हम पढ़ा चुके, 190 हम पढ़ा चुके, 191 हम पढ़ा चुके, 192 देख लीजिए एक बार। Wantonly giving provocation with intent to cause riot if writing be committed if not committed। छोड़ दीजिए। 193 आ जाइए, liability of owner, occupier or land on which unlawful assembly or riot takes place। What will be the liability? Respondent superior। आप बताइए, अगर आपकी जमीन पर आप जानते हैं कोई राइट कमिट किया जा रहा है, अनलॉफुल असेंबली आपकी जमीन पर होगी, यू नो द अनलॉफुल असेंबली इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन योर लैंड, व्हाट विल बी योर लाइबिलिटी? यहाँ व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर और ऑक्युपायर ऑफ द लैंड ऑन विच अनलॉफुल असेंबली और राइट इज टू बी टेकन प्लेस और हैज बीन टेकन प्लेस। तो कौन सी प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा? रिस्पोंडेंट सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। तो क्या लाइबिलिटी होगी, जरा देखिए क्या लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी क्या है कि सेम लाइबिलिटी होगी, फाइन नोट एक्सीडिंग 1000 रुपीज दिया जाएगा उस पर्सन को, ऑनर को, ऑक्युपायर को या उसके एजेंट को। क्लियर है? सर एफरे आ जाइए। जी जी जल्दी बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन आज मेरे वाइवा में पूछा गया था, पर मेरे सेक्शन याद ही नहीं रह गया था ये वाला। सर ये पूछा था सर ने कि रूल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी किस सेक्शन में है? वाइकेरियस लाइबिलिटी भी कहते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी तो आप 189 190 को भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और ज्वाइंट लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी समझ रहे हैं आप, वो भी वाइकेरियस लाइबिलिटी है, कॉमन ऑब्जेक्ट वाली नहीं है क्या? एक अगर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो सबके सब लाइबल होते हैं, चाहे एक ही करे। यस नो, ये रिस्पोंडेंट सुपीरियर वाला प्रिंसिपल है। अब आ जाइए सेक्शन 194 एफ रे। एफ रे पढ़िए जरा एफ रे। सेक्शन 194 एफरे सबसेक्शन 1, when two or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray। बस रुक जाइए। when two or more person, it means for the offense of the affray there may be two or more persons by fighting in public place disturb public peace and are said to commit affray। दो भाई जो है सड़क पे बाहर, गली के बाहर लड़ रहे, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की, एक दूसरे को अब्यूसिव वर्ड यूज कर रहे, दे आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग बट दे आर यूजिंग अब्यूसिव वर्ड, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुई, लोग आते जाते देख रहे, क्या पागल है एकदम, गाली बक रहे हैं एक दूसरे को। व्हाट ऑफेंस दे हैव कमिटेड? Affray. Yes, any other, anyone else? नो ऑफेंस, एफरे नहीं हुआ। एफरे के लिए फाइटिंग जरूरी है, एक्चुअल फाइटिंग इज नेसेसरी। mere using of abusive word is not a fighting, therefore they have not committed an offense of affray। अच्छा दो भाई घर में जो है गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, फाइट कर रहे हैं, घर के अंदर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, व्हाट ऑफेंस? सर नो ऑफेंस क्यों? सर, क्योंकि उससे दिमाग लगा पब्लिक दिया, पीस थोड़ी डिस्टर्ब हो रहा है। Public peace disturb नहीं की। यहाँ दिमाग लगा दिया।
पब्लिक प्लेस है भाई, वर्ड पब्लिक प्लेस है, घर पब्लिक प्लेस थोड़ा ही है। यस नो? चलिए, 2 से ज्यादा आदमी होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा, अच्छा 2 से कितने होने चाहिए? 5 और 5 से ज्यादा हो सकते हैं एफरे के लिए? सर 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा, 5 से कम। 5 से ज्यादा फिर अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। क्लॉज 2 पढ़िए। Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 1000 rupees, or with both. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 196, प्रमोटिंग एनिमिटी। यही था वो सेक्शन, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ठीक है, यही वो सेक्शन था जिसमें एफआईआर लॉन्च कराई गई थी मॉब लिंचिंग की। क्लियर? अब आ जाइए, प्रमोटिंग एनिमिटी पे कितने पनिशमेंट है? 3 इयर्स, फाइन और बोथ। लेकिन अगर ये एनिमिटी जो है कहाँ की गई है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर। यहां पर क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगी 5 इयर्स और लाइबल टू फाइन। क्लियर है? देखिए यहाँ अब स्पीड में गाड़ी चलेगी, जब तक आराम से जहां सेक्शन थे यहाँ आपको कैचअप करते हुए चलना पड़ेगा। सेक्शन 197, इम्पिटेशन असर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ भी देंगे 3 इयर्स और 5 इयर्स। अब आ जाइए चैप्टर 12, ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट्स। अब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑफेंस किए जा रहे पब्लिक, सेक्शन 198, पब्लिक सर्वेंट डिसोबिंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू द पर्सन। कोई पर्सन जो है किसी पब्लिक सर्वेंट, वन पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग द लॉ। सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास करने के बाद कहा कि आप जाइए, डिग्री आपके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में डिग्री पास कर दी। तहसीलदार साहब के पास आए, एसएचओ साहब के पास आए, सर हमारी प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर। उन्होंने कहा बहुत कोर्ट का ऑर्डर हमने देखे, जाइए। कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया है? 198 पढ़िए जरा। Section 198, public servant disobeying law with intent to cause injury to any person. Whoever, being a public servant, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause or knowing it to be likely that he will by such disobedience cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. Illustration. Illustration: A being an officer directed by law to take property in execution in order to satisfy a decree pronounced in Z's favor by a court, knowingly disobeys the direction of law with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to Z. A has committed the offence defined in this section. क्लियर है बात? जल्दी बताइए हाँ ना में। ये सेम केस हुआ था, लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश में एक जगह, लखनऊ के आसपास। वहां पर वोट हैपेंड, सिविल जज जूनियर डिवीजन ने एक डिग्री पारित की। उस डिग्री पारित करने के बाद जो है वो पहुंच गए कि सर जो है डिग्री पारित हुई है। डायरेक्ट किया कि आप जो है पोजीशन दिलाइए तहसीलदार को और एसएचओ को। एसएचओ साहब ने कहा हम बहुत देखते हैं ऐसी डिग्री, जाइए। हो सकता है किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की हो। भैया दोनों को कोर्ट में बुला लिया, दोनों को कोर्ट में बुला लिया और जो है एसएचओ साहब की तो वर्दी उतरवा दी। डीजे साहब ने सेम डे उस पे स्टे लगाए, तब जाके बचे, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लिया था दोनों को। समझ रहे बात? चलिए अच्छा, एक
FIR 156(3) आपने CRPC सुना होगा, जो वकालत करते हैं। ये सुनो, अगर 154 CRPC में आप you are victim and police is not lodging your first information report, आप उनको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दे आर नॉट लॉजिंग योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, what are the other remedies available to you? You may directly post a matter to the district superintendent of police, SP को भेज सकते हैं राइटिंग में। SP जो या तो खुद या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगा और ऐसी FIR को लॉन्च कराएगा अगर उसको लगता है इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज और ही मे रिफ्यूज टू लॉन्च सच FIR। ठीक है। थर्ड रेमेडी ये है कि द पर्सन में सीक डायरेक्टली मूव एन एप्लीकेशन टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ व्हाट CRPC। BNS में सेक्शन 175 क्लॉज 3। ठीक है। अब एप्लीकेशन लेके आए, एप्लीकेशन लाने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जो है दिस एंड दिस सेक्शन में इस इन पर्सन के खिलाफ FIR लॉन्च कीजिए, इन्फॉर्मेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब विक्टिम पहुंचे SHO के पास, सर देख लीजिए, आप कर लीजिए, इस तरीके की FIR, ये सर क्या ऑर्डर है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, जाइए। इस बात को जो है 10 दिन हो गए। अब जो है ये बिल्कुल प्रेजेंट केस बता रहा हूँ, ये मेरे हमारे सीनियर थे, उनकी बताई है ज़बानी। तो बताने लगे, कहने लगे अब जो है वो परेशान, वो FIR लॉन्च ना करे हमारे कहने के बाद भी। अब वकीलों की भी बताया कि वकील कितने होशियार होते हैं। उस टाइम जो है सेक्शन 166A ऑफ IPC, उन्होंने कहा 166A ऑफ IPC में एप्लीकेशन लेके आइए, देखिए उनको अभी तलब करते हैं। बुलाया तो ये है, यहाँ पर पढ़िए। Section 199, public servant disobeying direction under law. Whoever, being a public servant, A, knowingly disobeys any direction of law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or knowingly disobeys to the prejudice of क्लियर है any कि नहीं है? बस ये बताइए, ये बात क्लियर है नहीं है यहाँ से आपको? सी पढ़िए, फेल्स टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सेक्शन 1 of section 173 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता in relation to the cognizable offenses punishable under section this and this। क्लियर है? चलिए, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ अ विक्टिम। अगर किसी विक्टिम का नॉन ट्रीटमेंट किया गया, रिफ्यूज किया गया है किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा, तो पनिश किया जाएगा किस सेक्शन में? 200 BNS। बताइए, पढ़िए। Section 200 BN, punishment for non-treatment of victim. Whoever, being in charge of a hospital, public or private, whether run by the central government, the state government, local bodies, or any person or any other person contravenes the provision of Section 397 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. क्लियर है बात? 201 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। FIR करनी थी, किसी एक पर्सन के नाम पे कर दी, दूसरे के नाम पे पैसे लेके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? FIR ऑन द नेम ऑफ इनकरेक्ट पर्सन। नेक्स्ट आ जाइए, 206 चैप्टर 13। Chapter 13 of Contempt of the Lawful Authority of Public Servants, Section 206, absconding to avoid service of summons or other proceedings. कोई पर्सन जो है, अगर किसी पर्सन के एब्सकॉन्ड कर रहा है, सर्विस ऑफ समन किया गया सेक्शन
63 BNSS में है, और he is absconding and escaping himself from the legal action। अब उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा? समन किया, आप नहीं आ रहे हैं, समन पे बार बार आप बुला रहे, अब क्या होगा? तो उसको बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, और कितने सजा दी जाएगी? इम्प्रिजनमेंट सिंपल 1000 1 मंथ और 5000 की पनिशमेंट। आइए नेक्स्ट, छोड़ दीजिए 209। Section 209 non-appearance in response to proclamation under Section 84 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। प्रोक्लेमेशन कब इशू की जाती है? पहले वारंट किया जाएगा, फिर पहले समन किया जाएगा, फिर वारंट किया जाएगा, देन प्रोक्लेमेशन की जाती है। प्रोक्लेमेशन के साथ अटैचमेंट साथ साथ की जा सकती है साइमल्टेनियसली, जबकि वारंट और प्रोक्लेमेशन साइमल्टेनियसली नहीं की जा सकती। ये बात तो याद होगी तजी। Yes sir. ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रोक्लेम्ड पर्सन, याद रखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोक्लेम्ड पर्सन, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू की गई थी, नगाड़ा पीटा गया था, ढोल बजाया गया था, उसके घर पे चस्पाया गया था पूरा कि ये भगोड़ा है, ये नहीं मिल रहे हैं, इन्होंने इस सेक्शन में गुनाह किया है, अपराध किया है। उसके बाद न्यूज़पेपर में प्रॉपर्ली निकलवाया गया था, सब जगह नगाड़ा पीटने के बाद, सब कुछ होने के बाद नहीं मिल रहा है, तो व्हाट विल हैपन? तो प्रोक्लेमेशन पब्लिश की जाएगी। प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के बाद जो है ऐसे पर्सन को क्या किया जाएगा? प्रोक्लेम्ड पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके नॉन अपीयरेंस पे जो है सजा दी जाएगी। नॉन अपीयरेंस पे देखिए सजा, यहाँ जो सजा है वो नॉन अपीयरेंस पे है, उसके ऑफेंस की नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड और किस लिए सजा दी जा रही है। यहाँ है नॉन अपीयरेंस की सजा। तो कितनी सजा है पढ़ लीजिए। Whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by proclamation published under subsection 1 of section 84 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both, or with community service, and where a declaration has been made under subsection 4 of that section pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बात समझे क्या कह रहा है? दोनों दो चीज कही है इसमें। अब उसने कहा है कि अगर वो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, प्रोक्लेम्ड पर्सन की सजा 3 साल है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की सजा 7 साल है। कोई मुझे बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रोक्लेम्ड पर्सन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? सर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वही जो 10 साल से ऊपर वाला कोई वो किया हो। यस अब जो है साफ स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि द पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, पहले था अंडर दिस सेक्शन, अब कह दे जो भी 10 साल से ऊपर के अपराध किया वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और उससे नीचे के अपराध वाले प्रोक्लेम्ड पर्सन है। उन प्रोक्लेम्ड पर्सन नॉन अपीयरेंस पे 3 साल जेल में रहेंगे और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 10 साल, जिंदगी नहीं निकल जाएगी, बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्शन रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस। अब जो है आपको जो है कोर्ट ने समन किया कि यू हैव टू प्रोड्यूस, यू आर द विटनेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, यू हैव टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 166 BSA। याद आया? 166 BSA में आपको कहा था कि आप जो है लेके आइए, आपने नहीं लाए, अब आप अपनी मर्जी से ला रहे नहीं, आपको खाली ना लाने की सजा भी मिलेगी। ना लाने की सजा सेक्शन 210। क्लियर है बात? सेक्शन 212 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। कोई पर्सन जो है लीगली बाउंड है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करता है। ठीक है। अब एक गांव में चौकीदार है, चौकीदार कहते हैं द पर्सन हु इज ऑन ड्यूटी, विलेज चौकीदार है, विलेज के अंदर एक मर्डर हुआ, ही नो ईच एंड एवरीथिंग, ही पर्पजली एंड नोइंगली कमिट्स एन एक्ट, जानते हुए सब कुछ देखते हुए उसने कहा कि सर ये मर्डर नहीं हुआ है, तो स्नेक बाइट हुआ है, स्नेक बाइट से इनकी डेथ हुई है। वो अंडर विच सेक्शन ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस? 212। 212 का
212 का ऑफेंस हो गया। पढ़ लीजिएगा, लिस्ट में बहुत बार पूछा जाता है पहले वाला। अच्छा, आपको एक बात बता दें, अभी एक केरल में आया था, पूरा स्नेक बाइट से भी मर्डर हो सकता है। याद है, पूरे एक केस आया था इस पे, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें एक अपनी वाइफ को जो है एक बार उसके उसके ऊपर अटैक कराता है। कोबरा कोबरा सांप स्नेक होता है, कोबरा स्नेक से उसको कटवाने की कोशिश करता है, वो नहीं काट पाता, वो देख के गिर जाती है, शोर मचाती है, लोग पहुंचते हैं, कोबरा को मार देते, चले जाते हैं। सुना कि नहीं आप लोगों ने, किसी ने? बिल्कुल जीरो हो। अरे भाई, उसके बाद जो है वो अगेन, अब वो ढूंढ रहा था, अब उसने जो है एक कोबरा कोबरा से ऊपर एक और जहरीला सांप है, नाम बताइए एक दो के। पीला पीला सा होता है ना। चलिए, किंग कोबरा होता है, एक और होता है रसल वाइपर। सर अब एक उसने जो ब्लैक। है, नहीं बेटा, बस रसल वाइपर बहुत बहुत जहरीला होता है। रसल वाइपर उसने लिया, रसल वाइपर लेके उसने रूम में छोड़ दिया, और वो बेडरूम में नहीं आया। वाइफ आई, वाइफ को बाइट किया, वाइफ को बाइट हुआ, बाइट होने के बाद उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके भागे, क्योर हो गई। अभी भी कोई शक नहीं जा रहा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। थर्ड टाइम फिर उसने एक रसल वाइपर लेके, रसल वाइपर ने उसको बाइट किया, उसकी डेथ हो गई। अभी कुछ नहीं, आराम से चल रही थी पूरा टाइम। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पूछा कि आपका कोई शक, कोई वजह, क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा, सर ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों अच्छे से रहते थे, सब काम था। लेकिन ये अटैक है, ये सांप से काटने का पहला नहीं है, थर्ड है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का दिमाग घूम गया। इन्होंने जो है पूरी कॉल डिटेल्स निकाल डाली हस्बैंड की। हस्बैंड हैज कॉन्टेक्टेड मैनी टाइम्स टू अ स्नेक चार्मर। समझ रहे हो आप? डिफरेंट डिफरेंट स्नेक चार्मर से उसने बात की हुई थी। डिफरेंट डिफरेंट स्नेक चार्मर से कौन सा कितना है, पूरी उसने अपने गूगल पे स्टडी की हुई थी कि किस तरीके के सांप डेंजरस होते हैं। हिस्ट्री निकाली गई, पकड़ा गया, कोर्ट ने मर्डर का है। समझ रहे हैं आप? क्या है ये? मर्डर। सर सर इस पर सेक्शन 3 BSA का भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग? आगे मतलब लॉ पे इतनी बढ़िया कहानी बताइए, अच्छी नहीं लगी? सेक्शन 3 BS से अप्लाई कर दो। सर सेक्शन 13। एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, वो तो है ही। अरे मर्डर हो गया भाई, कोर्ट ने मर्डर कह दिया, छोड़ दो सब चीजें, मर्डर कह दिया। देख रहे हैं आप, मतलब कि भाई उसका एक्ट बार बार जो है, कोर्ट दिमाग देखिए, कहीं भी पुलिस का जब दिमाग घूमेगा, जब वहां पर बहुत बड़ी चीज होगी। आपको अगर याद हो, एक यहीं पर अमरोहा एक जगह है यूपी में, सुना है नाम? अमरोहा नाम है। यहाँ पर एक बहुत अभी बहुत फेमस केस है, आप लोग जानते हैं, शबनम वाला। अपनी पूरी पूरी फैमिली को लेके उसने मर्डर किया था, जिसका एक बेटा अभी भी गुहार लगा रहा है प्रेसिडेंट से कि मेरी माँ को माफ कर दीजिए। ये सुना कि नहीं किसी ने? यस सर, सुना है। उसमें उसमें हुआ क्या था कि वो अपने एक अच्छी स्कूल टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है। अब उसको डेली एक आशिक उसको परेशान करता है, उससे प्यार करने लगे कि मैं प्यार करता हूँ। और है कौन वो है बड़ी, ठीक है, बड़ी है। अब वो आराम से जो है डेली आते जाते उसको परेशान है। वो कब तक परेशान हो गया, उसने भी आई लव यू बोल दिया, दोनों प्यार करने लगे।
घर को पता लगा, घर वालों कितने मना किया, वेल एजुकेटेड फैमिली थी, क्या देखो ये सब अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे कि एक ऐसे घर की लड़की एक उसके साथ जा रही है, मजदूरी जो करता है सब। अब इन्होंने जो है प्लान किया, प्लान में जो है शबनम और शबनम का आशिक, इन्होंने कुल्हाड़ी खरीदी, कुल्हाड़ी लेके आए। कुल्हाड़ी, जैसे ये इंसिडेंट हुआ बताऊं, कुल्हाड़ी खरीदी, कुल्हाड़ी खरीदने के बाद जो है दोनों जो है नशेली पदार्थ ला के दिया। किसने ला के दिया? शबनम के आशिक ने शबनम को, कि ये जितने फैमिली मेंबर थे सबके भोजन में जो है नशीला पदार्थ मिक्सअप कर दिया गया, सब बेहोश हो गए। आशिक साहब आए, लवर आया, शबनम से लवर हुआ देर, कुल्हाड़ी उठाई, सबको एक एक करके दोनों ने मारा। अब एक था कि जो नहीं मारा था, समझ रहे हैं, वो एक छोटा सा 5-6 महीने का बच्चा था, क्योंकि खाने में मिलाया गया था नशीले पदार्थ, ना कि दूध में। अब वो बच्चा रोया तो इन्होंने उठा के चाकू से उसको भी मार दिया। ये सब काम निपटने के बाद देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से बयान किया है वो जो क्राइम तक पे आते हैं ना, हमजा करके कुछ है, क्या नाम है, आजमी है क्या है, उसने बहुत अच्छा बयान किया है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, अब आशिक चला गया, शबनम को दोबारा फिर आवाज आई कि अभी रो रहा है, दोबारा से कुल्हाड़ी उठाई, फिर अपने भतीजे को टुकड़ों में काटा, जाके ऊपर लेट गई, कुल्हाड़ी चाकू सब उसको दे दिया, बुला के क्या है, एक बार अभी फिर रो रहा है, कुल्हाड़ी चाकू उसको दिया और वो जो है ले गए, ले जाके उसने तालाब में नीचे गाड़ दिया, सब कुछ जो भी यूज हुआ। गवर्नमेंट थी मायावती की, मायावती ऑन द स्पॉट आई, 10 लाख का अनाउंसमेंट किया। पूछताछ जब शबनम से की तो एसएचओ का दिमाग घूम गया कि यार ये अकेली ऊपर सो रही है, पूरा घर नीचे है, इतनी काट मार हो गई इसको, आवाज नहीं। अब वो क्लू निकालने शुरू किए। पर्सनली ही मेट विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, मायावती, उनसे मिले, उन्होंने कहा मैम आपसे एक दरखास्त है, अभी आप जो आपने 10 लाख का मुआवजे की बात की ये मत दीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं मामला गंभीर है, देना पड़ेगा। कहने मैम बस इतनी देर रुक जाइए, कल आप अनाउंस किया है कि तब तक एक दिन मुझे दे दी, 24 घंटे बाद दे दीजिएगा। 24 घंटे में सब कुछ निकाल लाए, कॉल हिस्ट्री निकाली, कहाँ से सिम खरीदा गया, किस तरीके से वो सब कुछ निकाल के पकड़ लिया सीधा। क्या नाम बताया था मैंने लड़की का? सर शबनम। शबनम 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 से लवर, शबनम के लवर को पकड़ लिया, शबनम के लवर ने सब कन्फेस कर लिया, शबनम को उठाया, शबनम ने सब कन्फेस कर लिया। तो पुलिस चाहे तो क्या ना कर दे। अभी उसमें जो है शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, एंड उस प्रेगनेंसी में ही उसके जेल में एक बच्चा हुआ था। आज वो लगभग 20-20 साल, 15-16 साल का है, ज्यादा का है, ठीक है। अभी भी वो गुहार लगा रहा है, उसको गोद लिया था बुलंदशहर के एक मौलवी साहब ने। आज वो गुहार लगाता है कि अम्मा को हमारी छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ तक बताइए कोई। सर जी सही, क्या ये बात सही है कि मतलब अगर शबनम को फांसी हो जाती है तो वो इंडिया की पहली वुमेन रहेगी जिसको फांसी हुई है? हाँ, अभी तक ही नहीं, शी विल बी द फर्स्ट, अगर ऐसा होता है। बताइए किसको हुई है, आप बताइए कि कोई नहीं है। हमारे यहाँ फांसी कहाँ होती है, बहुत कम है हमारे यहाँ। लास्ट टाइम
बहुत बता रहे नहीं होती इंडिया में, बहुत कम फांसी है। चलिए अब आ जाइए सेक्शन, कहां से कहां पहुंचा देते हो यार आप लोग। वो 217। Section 217, false information with intent to cause public servant to use his lawful power to injury of another person. सुनिए सुनिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए लॉफुल क्या हुआ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर 212 में आए सेक्शन 212 फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, पहले तो अंडरलाइन कीजिएगा दोनों के मार्जिनल नोट। यहाँ कह रहा है फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और 217 में कह रहे हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ और वहां क्या दिक्कत है कि यहाँ जो है अब उस तरीके से जो है, वेयर अ पर्सन believes another person, where one person believes a public servant that the another public servant is not doing his job or work at a time when it has to be done, और उसकी कॉम्पिटेंसी पे कोई सवाल उठाता है, तो यहाँ पर अगर वो जानबूझकर ऐसा काम करता है, ऐसा फॉल्स बिलीव दिलवाता है, तो कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया है? 217 का। जल्दी से इसका इलस्ट्रेशन 1 पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। ए सर 217 पढ़ना है? ए इलस्ट्रेशन जी। Illustration A. A inform a magistrate that Z, a police officer subordinate to such magistrate, has been guilty of neglect of duty or misconduct, knowing such information to be false, and knowing it to be likely that the information will cause the magistrate to dismiss Z, has committed the offence defined in this section. क्लियर है बात? सर नहीं सर, मेरे नहीं समझ आया। बेटा एक पर्सन है, वो जानता है कि एक पुलिस ऑफिसर सही है, बिल्कुल सच्चा है, लेकिन जानबूझकर मजिस्ट्रेट के, सपोज करिए वो मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में काम करता है, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देता है, सर ये जो पुलिस वाला है जो आपके सबऑर्डिनेशन में काम करता है, ये सही काम नहीं करता, इन्होंने हमारे खिलाफ भी ये जो केस दायर किया ये गलत है, ये झूठे हैं, इन्होंने ये मिले हुए हैं दूसरी पार्टी से। मजिस्ट्रेट इस एप्लीकेशन को लिख के जो है डिसमिस कर देता है पुलिस ऑफिसर को। तो यहाँ जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी उसने कौन सा अपराध किया? 217 का। ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जिसमें उसने बिलीव किया है कि ये सच है और उस पर्सन को इंजरी कॉज हुई है। डिसमिस हुआ कि नहीं, यही तो इसमें बताया कि डिसमिस हो गया। यस नो? यस सर। चलिए अब आ जाइए जल्दी से 223 disobedience to order promulgated by public servant। कोविड-19 में जो है ऑर्डर प्रमलगेट किए जा रहे थे एसडीएम डीएम्स के द्वारा कि कोई भी जो है बाहर नहीं निकलेगा, इस टाइम से इस टाइम तक नहीं निकलेगा, मार्केट उस टाइम तक खुलेगी। उसके बाद भी अगर कोविड-19 के रूल्स का हनन अगर किसी ने नहीं किया, वायलेट किया, तो कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया? 223। क्लियर है? 309 ऑफ आईपीसी हैज बीन रिपील्ड। 309 जो अटेम्प्ट टू सुसाइड था उसको रिपील कर दिया गया। अब सेक्शन नया ऐड किया गया 226 जो कहता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को रिस्ट्रेंट करता है या उसको कंपेल करता है टू डू समथिंग, then the person has committed an offense under section 226. Whoever attempts to commit suicide with the intention to compel or restrain any public servant from discharging his official duty shall be punished simple imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine and both or community service. Yes, no? क्लियर है? अच्छा, इसमें जो है अगर हम आपसे पूछे कि याद होगा आपको जब हमने अटेम्प्ट टू सुसाइड 309 में पढ़ते थे, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है से पहले 2-3 केस आए थे। पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन से केस थे? पी रथी नाम पहला केस था, पी रथी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रथी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और कहा था राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल राइट
Under Article 21, right to life include right to death. Every person shall have the right to die dignitily. ठीक है, एवरी पर्सन शैल हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार है सबको। जब राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी है। क्लियर है? किस केस में कहा था ये बात? पीरतीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा केस लिखिए, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बट इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवररूल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट गिवन अंडर पीरतीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The Constitution Bench of the Supreme Court has held that right to life does not include right to die. Under Article 21, the right to life is protected. It cannot provide any kind of right to die. थर्ड केस बताइए इसमें, one and only Aruna Shanwag versus Union of India. What was happened in this case? Aruna Shanwag versus Union of India. They nurse थी, Aruna Shanwag versus Union of India के केस में the victim was nurse and she had been raped by a person. अब रेप्ड की गई, वो कोमा में चली गई। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सर आई डू नॉट वांट टू लिव, हम जीना नहीं चाहते, एंड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई। कोर्ट ने मना कर दिया। दैट इज यूथनेशिया, मर्सी किलिंग, जिसको यूथनेशिया कहते हैं ना, सुना है कि नहीं वर्ड यूथनेशिया, मर्सी किलिंग, राइट टू डाई विद विल। ठीक है, कोर्ट ने कहा नहीं, हमारे यहाँ एक्टिव यूथनेशिया नहीं हो सकता। एक्टिव यूथनेशिया मीन्स इंजेक्शन वगैरह लगाकर मार देना किसी चीज से नहीं। देयर कैन बी ए पैसिव यूथनेशिया, बट पैसिव यूथनेशिया कैन नॉट बी एक्सरसाइज विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स जब तक के कंसल्ट ना करे। पैसिव यूथनेशिया मीन्स आप ऑक्सीजन पे थे, ऑक्सीजन आपसे हटा लिया धीरे धीरे धीरे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कोर्ट ने एक्टिव यूथनेशिया को मना किया और पैसिव यूथनेशिया को यहां पर स्टैब्लिश किया अंडर अरुणा शानवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड फाइनली इन 2018 कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में व्हाट वाज हैपेंड, 2018 का केस है। अब यहाँ कह दिया अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डाई इंक्लूड राइट टू लाइफ, अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट टू डाई, एंड द पर्सन who has expectation of the death, he may make a living will. लिविंग विल वो बना सकते हैं कि उनकी दवा अगर ऐसे ऐसे चलेगी तो उनको इस तरीके से यूथनाइज किया जाए, मर्सी किलिंग। Sir, please repeat the last case. कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। चलिए अब जल्दी से आ जाइए चैप्टर 14 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। गिविंग फॉल्स एविडेंस, कौन फॉल्स एविडेंस देगा? द पर्सन हु इज बाउंड बाय द लॉ टू स्टेट अ ट्रूथ और द पर्सन हु इज बाउंड बाय एन ओथ, ही नोइंगली give a false information to the court is set to commit an offense given under section 227. पढ़िए जरा जल्दी से। Section 227, giving false evidence, whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe it to be true, is said to give false evidence. समझ में आ गया ना क्या कहा जाएगा? whoever being legally bound by an oath, where a person has taken or administered an oath, oath ली, oath के बाद भी झूठ बोल रहा है, और by an express provision of law to state the truth, express provision के बाद भी वो क्या कर रहा है कि झूठ बोल रहा है। being bound by law to make a declaration upon subject, make any statement which he known to be a false,
जानते हुए जो है झूठा स्टेटमेंट देता है, तो क्या कौन से सेक्शन का ऑफेंस किया? 227। नेक्स्ट आ जाइए, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 228। कोई भी पर्सन जानबूझकर जो है किसी ऐसे स्टेटमेंट को एंट्री, कोई इस तरीके का स्टेटमेंट करता है या कोई इस तरीके की एंट्री करता है, काहे में करता है? बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में करता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता है जो फॉल्स स्टेटमेंट इंटेंड करता है, तो क्या किया उसने? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। क्लियर है? एक शॉपकीपर है, उसके ऊपर जो 20,000 रुपए थे एक क्रेडिटर के उनके ऊपर 20,000 रुपए थे। अब वो उसको मिटा के जो है 20,000 की जगह एक जीरो को कम करके 2,000 कर देता है। What offense he has committed? He has fabricated false evidence. Defined under section 228. पनिशमेंट कितनी दी जाएगी? 229 में पनिशमेंट दी जाएगी। Whoever intentionally gives false evidence in any stage of the judicial proceeding or fabricates false evidence, कितनी होगी? 7 साल। क्लियर है बात? और 10,000 रुपीज। क्वेश्चन आता है कि whether giving false evidence or fabricating false evidence before an arbitrator, क्या आर्बिट्रेटर के समक्ष भी false evidence की पनिशमेंट दी जाएगी? यस। दिस सेक्शन ऑल्सो अप्लाइज टू आर्बिट्रेटर्स। क्लॉज 2 देखिए 229 की। whoever intentionally gives fabricate false evidence in any case other than referred to in subsection 1, केसेस अदर देन, तो ये आर्बिट्रेटर पे भी अप्लाई होती है। इसको लिखिए यहाँ, अदर देन का मतलब आर्बिट्रेटर। क्लियर है बात? सेक्शन 232, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। किसी पर्सन को जो है फॉल्स एविडेंस देने के लिए थ्रेटन किया गया। अ पर्सन हैज बीन थ्रेटन और कोर्स टू कमिट हिज डेथ इफ ही विल नॉट स्पीक और इफ ही विल नॉट फैब्रिकेट अ फॉल्स एविडेंस। एक आदमी को डराकर बंदूक की नोक पर, गोली की नोक पर आप लेके गए, ले जाने के बाद उससे फॉल्स एविडेंस दिलवाया। अब उसको उस फॉल्स एविडेंस देने से 3 साल की सजा हुई, तो व्हाट पनिशमेंट सच पर्सन शैल बी लायबल? उतनी ही पनिशमेंट के लिए होगा जितनी पनिशमेंट उस फॉल्स एविडेंस की वजह से मिली है। कितनी मिली? 3 साल। तो जिस पर्सन ने थ्रेट किया उसको भी 3 ही साल की सजा मिलेगी। लिख लीजिए, लिखा हुआ यही सेम बात। पढ़ लीजिए एक बार कभी फिर को। Sir, clause 2, दोनों पढ़ लीजिए जल्दी से। section 232, threatening any person to give false evidence. Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with the intent to cause that person to give false evidence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, or with fine, or with both. Second, if innocent person is convicted and sentenced in consequence of false evidence referred to in subsection 1 with death or imprisonment for more than 7 years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and the sentence in the same manner and to the same extent such innocent person is punished and sentenced. क्लियर है बात? सेक्शन 238, causing disappearance of evidence of offenses or giving false information to screen offender। समझ रहे हैं? 201 आईपीसी का यही है, वो डिसअपियर करना एविडेंस को, एविडेंस मिटा देना, खत्म कर देना। एक लड़की जो है आई, ए और बी जो है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रात में बी नाम की लड़की दरवाजे पे आती है, नॉक करती है। ए बाहर आता है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कहने लगे मैं जहर खा के मर जाऊंगे अगर आज ही तुम मुझसे अभी शादी नहीं करोगे। उसको समझाता है, बुझाता है, जाइए यार अपने घर चली जाओ, कोई नहीं, शादी तो फिर कर लेंगे, कल सुबह कर लेंगे। और बहुत देर उसको मनाया, समझाया, अब वो नहीं मानी। उसने क्या किया कि उसने कहा कि यार जो मर्जी जाओ करो। अब वो उसके पास जहर था, शी हैड विद हर पॉइजन, लिया, चल बसी। अब वो बाहर निकल के देखा तो देखा यार दरवाजे पे मरी पड़ी है भाई। उसने उसको उठाया, उठा के जंगल में फेंक दिया। व्हाट ऑफेंस?
238 का ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। जी हो गया, क्योंकि देखिए 238 के ऑफेंस के लिए उसने क्या किया है कि डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, जबकि ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, बट डिसअपियर किया। आप जाइए बताइए कि सर उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है, क्लियर है बात? 241 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। 241। 246 dishonestly making false claim in court। 249 harboring offender। 253 254 दोनों पढ़ लेना, मार्जिनल नोट पूछे जाते हैं। 267 intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding। ये सेक्शन में आर्बिट्रेटर पे अप्लाई होता है। इट ऑल्सो अप्लाइज टू आर्बिट्रेटर। चलिए कल हम शुरू करेंगे सेक्शन 270 से। ठीक है, सेक्शन 270 चैप्टर 15 से कल हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क, अदरवाइज कल मिलते हैं।